कहते हैं सत्ता की चाबी लखनऊ के हजरतगंज से होकर गुजरती है, लेकिन एक दौर वो भी था जब सत्ता की कुर्सी का डर नोएडा के डी फ्लाईओवर पर ही रुक जाता था। एक ऐसा अंधविश्वास जिसने बड़े बड़े सूरमाओं के पैर टिका दिए, एक ऐसा खौफ जिसने सूबे के मुखिया को 5 साल तक दिल्ली के बगल में बसे इस आलीशान शहर से दूर रखा। लेकिन 2027 की बिसात बिछ चुकी है और इस बार कहानी बदल गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की सबसे बड़ी बहस उस नोएडा जिंक्स पर जिसे तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दादरी को अपना सियासी लॉन्च पैड चुना है। वही अखिलेश यादव जो 2012 में नोएडा से साइकिल चलाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उसी नोएडा को अपशकुन मानकर किनारा कर लिया और 5 साल तक फाइलों में नोएडा रहा। लेकिन अखिलेश के जूतों की धूल वहां नहीं पड़ी। लेकिन अब मार्च के पहले हफ्ते में दादरी का वो गुर्जर सम्मेलन, दावा है कि 142 विधानसभा क्षेत्रों की गूंज वहां सुनाई देगी। अखिलेश अब अंधविश्वास के पिंजरे को तोड़कर सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले के साथ मैदान में हैं। गुर्जरों के साथ दलितों को जोड़कर क्या अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी की हवा बदल पाएंगे? इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सत्ता में रहते हुए डर के मारे अगर नोएडा नहीं आते थे, वो आज विभाजनकारी राजनीति के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी जेवर की धरती से ललकारा था। कहा, जिन्होंने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, उनके लिए यह शहर पनौती था, हमारे लिए यह विकास का इंजन है। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश का नोएडा प्रेम सिर्फ 2027 की कुर्सी पाने की मजबूरी है? क्या गुर्जर दलित मुस्लिम का यह नया प्रयोग बीजेपी के विकासवाद को चुनौती दे पाएगा? क्या नोएडा अब क्राइम कैपिटल के दाग धो चुका है या यह सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी है? और सबसे बड़ा सवाल, नोएडा से 27 का मिशन पश्चिमी यूपी का बदलेगा समीकरण? क्या जनता उस अंधविश्वास को भूल जाएगी जिसने विकास को सालों पीछे धकेल दिया था? इसी को लेकर शुरुआत करते हैं बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवाते हैं। वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? और देखिए, सवाल है कई सारे आज की बड़ी बहस के। समानता भाईचारा रैली, पीडीए बदलेगी चुनावी टैली, क्या शुभ नोएडा अखिलेश के लिए फिर होगा शुभ? नोएडा से 27 का मिशन, पश्चिमी यूपी का बदलेगा समीकरण। पश्चिमी यूपी से हुई शुरुआत, घर घर अखिलेश की मुलाकात। अखिलेश के सामने फिर योगी, यूपी के लिए अब कौन उपयोगी? ये तमाम सवाल आज जिनके इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे आज इस नोएडा पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। और रिएक्शंस तो आपने सुनी ही। नोएडा को लेकर इससे पहले भी बयानबाजियां उत्तर प्रदेश में होती रही हैं और आज का जो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का हमने आपको सुनवाया, उन बयानों के मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि नोएडा को लूट का एटीएम बना रखा था और तमाम बातें नोएडा को लेकर होती रही हैं।
आज नोएडा डिंग्स को लेकर जिस तरह के रिएक्शंस या जो बयानबाजी या जो राजनीति यूपी में हुई, आज उसे समझने की कोशिश। तो 2027 नज़दीक है और सवाल आज ये भी है कि अब पीडीए जो समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है, ये फॉर्मूला बीजेपी के विकास मॉडल को चुनौती दे पाएगा, जिस विकास की बात बीजेपी लगातार कर रही। जेवर से प्रधानमंत्री ने भी ललकारा है समाजवादी पार्टी को और योगी आदित्यनाथ ने भी बयानबाजी सपा सरकार और नोएडा को लेकर की है। सवाल तमाम सारे हैं इस पॉलिटिक्स को लेकर, जिन्हें आज सुलझाने की कोशिश हम करेंगे। 2027 के संदर्भ में आज की चर्चा बेहद अहम होने जा रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता अश्वनी शाही इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्वनी जी, आपका स्वागत है। अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। अशोक तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ उज्जवल पाठक हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। उज्जवल पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ हैं। सुनील कौशिक जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता लखनऊ से नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों के पास में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक रुख पहले हम नरेंद्र का करते हैं, ताकि ग्राउंड से वो जो रियल अपडेट है अभी तक हम तक पहुंचा पाए। नरेंद्र, ओवर टू यू। देखिए, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं, जिसको देखते हुए जिस तरीके से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, और इसमें मुख्य रूप से हमला समाजवादी पार्टी के ऊपर किया गया। इसके बाद उसके दूसरे दिन ही रविवार को समाजवादी पार्टी ने दादरी में एक बड़ी जनसभा की, और जिसमें तमाम विकास के कामों को अपने सरकार के गिनाया गया। साथ ही इसमें अपने समीकरण को मजबूत करने का प्रयास किया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर है और पिछले विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो गठबंधन था आरएलडी की जयंत चौधरी से था, इस समय जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है, और अखिलेश यादव ने भी रैली से पहले प्रेस वार्ता में बताया था, जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा कमजोर है, हम वहीं से चुनाव की कैंपेन की शुरुआत करेंगे और उस एरिया पर फोकस करेंगे, उसे मजबूत करेंगे, और वही सारी चीजें उनकी रैली में देखने को मिली। तमाम मिथक तोड़ने की बात हो रही है कि जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव वहां नहीं गए थे, लेकिन अब की बार जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी रैलियों का, जनसभाओं का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। और आज अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के तमाम प्रभारियों को बुलाया था, वहां पर भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक किया था। बुंदेलखंड भी सपा का बहुत कमजोर गढ़ माना जाता है। 19 सीटों में से केवल 3 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इस एजेंडे पर चल रही है कि जो एरिया उसके कमजोर थे, जहां से सीटें कम आई थी, उन पर पहले फोकस किया जाए, वहां पर बैठकें की जाए, जनसभाएं की जाए। तो इसी तैयारी के साथ और इसी रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। कल ही मायावती भी एक प्रेस वार्ता कर रही हैं, मीडिया को बुलाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था, वो भी अपने वोट बैंक को सजोए रखने के लिए और अब की बार फिर से विधानसभा चुनाव में बड़ी एंट्री करने के लिए कवायद में लगी हुई हैं। तो कल उनकी भी तरफ से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सपा को लेकर बयान आएगा, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया था कि जेवर एयरपोर्ट का काम उनके सरकार में शुरू हुआ था। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जमीन अधिग्रहण का काम उनकी सरकार ने किया था। तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और पश्चिम को मजबूत बनाने की बात कही, तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से क्रेडिट लेने का प्रयास किया है। प्रयास तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और रणनीति बना रही हैं। ठीक है, आप बने रहेगा नरेंद्र। मैं बाद में आपके पास लौट कर आता हूं। अपने मेहमानों के साथ इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। सर,
बड़ा सीधा सा सवाल है, नोएडा पनौती या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी? नहीं, ये तो देखो किसी से छिपा नहीं है कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी और आने के बाद जब सरकार गिर गई जी। तो यहाँ के कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को डराना शुरू कर दिया और पहला शिकार बने अखिलेश यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और मैंने कई बार देखा, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं, कि दिल्ली में आकर के मीटिंगें होती थी, दिल्ली में आकर के बड़े ब्यूरोक्रेट्स बुलाए जाते थे, उनसे चर्चा होती थी और दिल्ली से फिर वापस लखनऊ। ये और ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स का ही एक कॉकस था, कुछ ऐसे नेता भी थे, जब मेरी चर्चा होती थी तो बड़ा हंस के वो जवाब देते थे कि नहीं, मुख्यमंत्री जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की नजरों से बहुत सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सबसे बात है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स का कॉकस था यहाँ पर, चाहे वो बसपा के शासनकाल में चाहे सपा के शासनकाल में, एक थे रमा रमन जी चेयरमैन, वो बसपा के शासनकाल में भी चेयरमैन रहे, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी चेयर रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी चेयरमैन रहे। कुछ लोग जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उनको हटाने का आदेश किया। मतलब वो तीनों सरकारों के बड़ा प्रिय थे जी। और वो इसलिए प्रिय थे कि ये सब जानते हैं कि रमा रमन जी का यहाँ जो होल्ड था, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे आसपास के बड़े शहर थे, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैनों से उनके संबंध थे। और एक चर्चा का विषय है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बड़ा बिजनेसमैन जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाह रहा था तो वो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का इच्छुक नहीं था, वो मुलाकात का इच्छुक था रमा रमन जी से। और मैं बैठा बैठा किसी 5 स्टार होटल में चर्चा हो रही थी तो सुनना था, वो नहीं कि रमा रमन जी कह देंगे तो मैं तैयार हूँ, मुख्यमंत्री जी कह देंगे तो मुझे भरोसा नहीं है। तो एक ऐसा कॉकस जो आसपास के बड़े बिजनेसमैन उसके चेयरमैन पर भरोसा करते हो, और क्या अड्डा था ये सब लोग जानते हैं। बड़ा खुला रेट था यहाँ पे नोएडा में कि यदि किसी के नाम प्लॉट का आवंटन होगा तो कितना हिस्सा कहाँ जाएगा, इसमें किसी से भी छिपा नहीं है। एक नोएडा अथॉरिटी के किसी चपरासी से भी आप चर्चा करेंगे तो ये पता चल जाएगा किस तरीके से हिस्सा बांट होता था और कहाँ पैसा पहुंचता था। और इसके तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आप देखेंगे जांचें भी चल रही हैं, 72 लोगों के खिलाफ जांचें हैं जो यहाँ के इंचार्ज रहे, चेयरमैन रहे, सीईओ रहे। और ट्विंस टावर एक बड़ा उदाहरण था, हम लोगों ने देखा कैसे गिराया गया उसको। इतना बड़ा टावर खड़ा हो गया, बिक भी गया और लोगों को कानों कान खबर नहीं चली कि कहाँ खड़ा हुआ है, किसकी जमीन पे बना हुआ था वो। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो भी कहा जा रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि समाजवादी पार्टी केवल इसके लिए दोषी है, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट्स जब कोई एक हवा बना देते हैं, तो नए नवेले मुख्यमंत्री थे, नए नवेले नेता थे, निश्चित तौर से कई बार मैंने मीटिंग्स में देखा भी है कि वो भरोसा भी करते थे कि कोई अधिकारी उनको बोलता कि साहब कुछ मौका दिया जाए। जैसे कभी कभी मानसिकता होती है अधिकारियों की कि बसपा के शासनकाल से सपा का शासनकाल आया तो ये था कि नहीं, इनको हटाइए। तो एक बड़ी मीटिंग थी बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लखनऊ में, तो मैं था उस समय उपस्थित, तो उन्होंने तमाम अधिकारियों ने अखिलेश जी से कहा कुछ मौका हमें दीजिए, निश्चित तौर से हम उसी हिसाब से काम करेंगे जो सरकार चाहती है। और अखिलेश जी ने ये विश्वास करिए कि उन्होंने अधिकारियों को अभयदान दिया और समय दिया कि ठीक है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार जिस उद्देश्यों के साथ आई है उसके हिसाब से आप काम करिए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सब जानते हैं कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अश्वनी शाही जी, कैसे तोड़ा योगी जी ने इस मिथक को? देखिए, माननीय योगी जी एक संत हैं और मिथकों को तोड़ना उनको आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना था उनको। बाकी अभी कौशिक जी ने तो बहुत चीजें बताई, उसमें KP3 KP5 का नाम नहीं लिया उन्होंने, उस समय जो चला करता था। तो हम इस सरकार का एक विजन था, नोएडा से लेकर देवरिया तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक, हर जिले का विकास करना है, क्योंकि हमारा नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमको ये नहीं था कि हम वहां जाएंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। माननीय योगी जी गए और मुझे लग रहा है कि ये 8-9 सालों में जो है कम से कम वो 50 बार से ऊपर गए हैं वहां। वहां का जो विकास है दिख रहा है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, उसमें रोजगार का सृजन, लॉजिस्टिक हब वो बन जाएगा। सब 4000 उसमें जो है करोड़ का शायद डेटा सेंटर है।
एआई सेंटर बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ का वहां पर। जो आईटी में नोएडा में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये अद्वितीय है अपने आप में, अकल्पनीय है अपने आप में, क्योंकि यहां पर कोई कमीशन की बात नहीं हो सकता है पिछली सरकारों ने उसी में विकास न किया हो कि कमीशन का मामला चल रहा था, किस तरीके से उसको गिना दिया। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, कौशिक जी ने गिनाया, लेकिन हम लोग विकास की बात करते हैं। अखिलेश जी, सरकार किसी की भी रहेगी, प्रदेश के लिए काम करना है, लेकिन अखिलेश जी अभी एक वहां नोएडा दादरी गए, उन्होंने वही एक्सप्रेसवे, वही जेपीएनआईसी, यही सब चर्चा करते रहे। भाई एक्सप्रेसवे आपने एक बनाया, आज 13-14 है, चलिए ना, कितने पर चलेंगे? लैंडलॉक स्टेट में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, अखिलेश जी को दिखता ही नहीं है। उसमें देखेंगे यहाँ गड्ढा हो गया, यहाँ पर जो है पेड़ निकल आया, यही दिखता है उनको। एक बार भी कह सकते हैं कि इतना गंगा एक्सप्रेसवे, चित्रकूट एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लेकिन अखिलेश जी, उनके पार्टी के भी अशोक भाई भी कहेंगे कि चांद पर पहला कदम हमने रखा और झंडा हमारा ही गड़ा था। तो इन लोगों ने परिकल्पना कर लिया, सोच लिया। मैं तो मायावती जी तो कह रही है सर नींव उनके समय में रखी माननीय गई थी। मायावती जी कह रही है उनके समय रखे। हाँ पराग जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक भाषण मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने अखिलेश जी को कहा था, अरे जिसका शिलान्यास करते हो उसका उद्घाटन भी तो कर दिया करो। यहाँ तो हम शिलान्यास भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल भी रहे हैं। तो बड़ा अंतर साफ है कि हम विकास के लिए नोएडा हो या देवरिया हो, हर जगह हमने काम किया जी। ठीक है सर, चलिए अशोक जी के पास ही चलते हैं, आपने उनका नाम लिया। अशोक तिवारी जी बताइए, क्या पश्चिम अब बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है 27 के चुनाव में? जी सर, देखिए सर, इस समय उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल अखिलेश में, यानी कि माहौल ही पूरा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पक्ष में, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे आपका मध्यांचल हो, चाहे पूर्वांचल हो, हर तरफ चारों दिशाओं में आज अखिलेश यादव जी का डिमांड है, मांग है। कारण क्या है? कारण यह है जनता उनके 12 से 17 के कार्यों को याद कर रही है। 17 के बाद जिस तरह से चोचले दिखाए गए थे, झूठे वादे किए गए थे, सब विभाग दिखाए गए थे, आवरण सारा हट चुका है। जनता के सामने नंगी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अजय सिंह बिष्ट। आज सच्चाई यह है, जनता आज अपने आप को कोस रही है कि हमने इनको वोट ही क्यों दिया 17 में। सच्चाई यह है सर कि आज महंगाई की मार तो जहां है वहां है ही है, जनता जानती है, इसके बोलने से फायदा कुछ नहीं है। आज रोजगार कहाँ गए? रोजगार मिले ही नहीं। आज सरकारी नौकरियां गायब कर दी गई पटेल से। सरकारी नौकरियां इस तरह गायब हुई कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, परीक्षाएं लीक कर दी गई। आज दलितों को हक कहाँ मिलता है? आरक्षण में मिलता है हक। आरक्षण कहाँ मिलता है? सरकारी नौकरियों में मिलता है, प्राइवेट नौकरियों में तो मिलेगा नहीं आरक्षण। आरक्षण का हक मार, यही तो हमने कहा था 24 में यही बात रखी थी, जिस पर जो है जनता ने भरपूर समर्थन दिया। दलितों ने हमको, पिछड़ों ने समर्थन दिया, और जो है इनको बुरी हार हारनी पड़ी। आज सवर्णों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मण कहाँ है आज? ब्राह्मण मारा फिर रहा है आज, उसका सम्मान नहीं बरकरार रहा। आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर तो वही है, सम्मान भी नहीं मिला उसको। आज बटुकों की चोटियां पकड़ खींची गई, सबसे बुरा होता चोटी खींचना। आज शंकराचार्य जी जो हमारे भगवान के स्वरूप हैं, उनका क्या क्या हाल किया गया। सनातन का नाम लेके आई थी जनता में, ये सनातन के नाम पे तमाम चीजों को इग्नोर कर दिया जनता ने। महंगाई इग्नोर कर दिया, बेरोजगारी इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि खाद नहीं मिल रही है, तमाम चीजें समस्याएं थी, समस्याओं पर ध्यान न देकर सनातन पे खाली इनको वोट दे दिया, सनातन पे प्रहार कर दिया। आज पंडित शब्द जो कि एक माननीय शब्द है, बड़ा अगड़ा, बहुत ही ज्यादा सम्मानीय शब्द है, आज सनातन का बड़ा शब्द है। आज ये इसमें जाति भी नहीं होती है, ये पंडित से जोड़ते हैं, ब्राह्मण से जोड़ते हैं। पंडित को अवसरवादी कह दिया इन्होंने, बोले दीजिए, अवसरवादी कह दिया पंडित को इन्होंने, ब्राह्मण से जोड़ दिया इन्होंने। वो की शब्द विद्वान के लिए कहा जाता है, हमारे संत रविदास के लिए कहा जाता है। जात की सीमा नहीं होती है, परम आदरणीय शब्द है सनातन का। सनातन पर प्रहार कर दिया इन्होंने, अवसरवादी कह दिया पंडित को।
ये मामूली चोट नहीं है। ठीक है, राजस्थान में लेकिन बड़ी चोट है। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कह रहे थे सर कि एटीएम समाजवादी पार्टी के लिए था नोएडा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। अब सवाल ये है कि आपका पीडीएफ फॉर्मूला बीजेपी के विकास मॉडल को चुनौती कैसे दे पाएगा? राजस्थान पर चोट ठीक है, जनता नहीं सह सकती, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, आज कमर कस के तैयार है जनता, ठीक है, सर्वजन तैयार है, हाँ, ब्राह्मण तैयार है, हाँ, वैश्य तैयार है, आज ठीक है, अगड़ा तैयार है, ठीक पिछड़ा है, तैयार है, दलित तैयार है, अल्पसंख्यक तैयार है, किसान ठीक है तैयार सर, है, महिलाएं तैयार हैं, ठीक है, सब लोग तैयार है कमर कस करके। हाँ, 27 में उनको बुरी हार हराने के लिए हाँ, इनका जमानत चल जाएगी 27 में। ठीक है सर, जो चलिए, हुंकार खड़ी है दादरी साहब ठीक ने, है, ये हुंकार मामूली हुंकार नहीं, दादरी की हुंकार, दादरी की हुंकार पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। इनका सत्यानाश होने वाला है, ये खदेड़े जाने वाले हैं। अजय सिंह बिष्ट का नाम लेवा नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है सर। उज्जवल पाठक जी कैसे देख रहे हैं सर, क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए, और जिस प्रकार वह जनता की सतत रूप से उपेक्षा करती है, दलित पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करती है, इन तथ्यों को छुपाने के लिए नए नए ढोंग और नए नए नाटक तैयार कर रही है। अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी कितने एयरपोर्ट हैं? लगभग 6 से 7 एयरपोर्ट हैं। कितने संचालित हैं, कितने में जहाज उड़ता है, आप बता दीजिए। कितने इन्होंने एयरपोर्ट बनाए, कितने से कितने लोग यात्रा करते हैं? वही एयरपोर्ट ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के नाम पर सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे पर बट्टा जो बंदरबाट है वो कर रही है। अभी हमारे बुंदेलखंड में इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जो चित्रकूट को विभिन्न जनपदों से जोड़ता है। अब आप ये बताइए कि चित्रकूट से लेकर के इन्होंने कई जिले जोड़े। उस एक्सप्रेसवे का मानक देख लीजिए, किसी भी एक्सप्रेसवे में 4 लेन होता है या 6 लेन होता है? यूपी के एक्सप्रेसवे हो या देश के अन्य एक्सप्रेसवे हो, 6 लेन के एक्सप्रेसवे होते हैं। इन्होंने 4 लेन का एक हाईवे बना दिया जिसमें जंपिंग जैक की तरीके गाड़ियां चलती है। आप कभी सफर करिएगा, 60-70 से ज्यादा गाड़ी भगाइएगा, वहां गाड़ी जंप करती है, वहां कई हादसे होते हैं, वहां बस टकरा जाते हैं, सर्दियों में अक्सर हादसे होते हैं। इस प्रकार का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है। और रही बात डेवलपमेंट, अश्वनी जी सीरियल आ रहे हैं, मना कर रहे हैं, आपकी बातों को नकार रहे हैं, मुझे लगता है जी। अश्वनी जी सीरियल आ रहे हैं, ऐसे मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सब गलत बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, मैंने कुछ बीच में नहीं बोला है। उज्जवल जी बोले, पाठक जी बोले हैं, मैंने कोई वो नहीं किया। मैं तो सिर्फ, हमको हंसी आ रही थी, कह रहे एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी सड़क नहीं जहाँ एक्सीडेंट नहीं होते आए? प्रवृत्ति है भाजपाइयों की, ये प्रवृत्ति है कि जब जनता की बात हो, जनता के हितों की बात हो, तब ये हंसते हैं। जब धर्म की बात हो, नफरत की बात हो, तब ये गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं करो समझते हैं उसका। मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिले ही जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उन्हीं में उद्योग लगना चाहिए? पूर्वांचल में सरकार उद्योगों को क्यों नहीं प्रोत्साहित करती है? बुंदेलखंड में उद्योगों को क्यों नहीं प्रोत्साहित करती है? आज आप देख लीजिए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 80% युवा दिल्ली, सूरत, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में नौकरी के लिए पलायन करते हैं, अपने घरों को छोड़ते हैं। क्या 2 ही 3 जिले गाजियाबाद और नोएडा ही निवेश के लिए मिलते हैं सरकार को? ये आपकी नाकामी है। आपकी नाकामी है कि आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं किया है कि जिससे यहाँ निवेश और उद्योग बनाए जाएं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना सर कि हम तो चलो नोएडा जा भी रहे हैं, अखिलेश जी तो जाते भी नहीं थे, तो विकास कैसे कराते फिर? अब मैं बता रहा हूं आपको, देखिए आप नोएडा पकड़ के बैठे हैं। आपने नोएडा का नाम भी इसलिए पूछा मैं। आप नोएडा पकड़ के बैठे, मुझे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मुद्दा लग रहा है। भैया उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, पूर्वांचल के पिछड़े एरियाओं की बात करिए, आप गाजीपुर देवरिया की बात करिए, आप हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट की बात करिए। ठीक है, लेकिन उज्जवल जी अरे नोएडा जरूरी है सर, गौतम बुद्ध नगर जरूरी है, तभी तो अखिलेश यादव दादरी से हुंकार भर रहे हैं ना। वो भी तो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करना हमें जरूरी है, तभी तो वो भी जिक्र कर रहे हैं सर। जरूरी तो पूरा उत्तर प्रदेश है, जरूरी तो पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन नोएडा की अपनी अलग अहमियत है। ये पूरी राजनीति से समझ में भी आ रहा है सर। ठीक है, मैं अश्विनी जी का एक कमेंट ले लूं, आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे थे, आपके और अशोक जी की बातों पर।
मिनट प्लीज। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। कांग्रेस की सरकार में बुंदेलखंड क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए गए थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर या तमाम ऐसी कंपनियों को यहाँ लाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया था, नेशनल हाईवे दिए गए थे। हमीरपुर जनपद से मैं आता हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में भलुआ सुमेरपुर में उद्योग लगाए गए थे। जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश से गई है, ना तो एक उद्योग पूरे बुंदेलखंड में लगाया गया है, ना ही पूर्वांचल। तो फिर आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये सोच समझ के बोलिएगा सर। अशोक जी बैठे आपके बगल में। माफियाओं को लाभ देने के लिए वहां जरूर सरकार प्रायोजित एक पक्षी निवेश किया गया है, ठीक है। पूरे प्रदेश की जनता का हाल बदहाल है। नोएडा में आप नोएडा को आप न्यूयॉर्क बना दीजिए आप नोएडा को, बाकी हमारे क्षेत्र की जनता भूखों मरे, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बातें कर दीजिए, फीता काट दीजिए, ठीक है। कल वो लेकिन अशोक जी बगल में बैठे आपके, सर सोच लीजिएगा। कितने एयरपोर्ट, ठीक है, 7 एयरपोर्ट यूपी में, कितनी उड़ानें होती है, कितनी जनता चलती है? ठीक है, 45-45 हजार रुपए टिकट है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए मैं आ रहा हूँ, अगले राउंड में आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है अश्विनी जी, दोनों की बात जी, अशोक जी और उज्जवल जी। देखिए, पहले पाठक जी की बात का जवाब देता हूँ। पाठक जी घूम लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट है, कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पर लोग उड़ रहे हैं और चल रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं सर कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की सिर्फ बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि काम कितना धरातल पर हुआ, कितने ऑपरेट हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या सुचारू व्यवस्थाएं चल रही हैं। अयोध्या का एयरपोर्ट नया बना कि नहीं बना, आगरा का संचालित हुआ कि नहीं हुआ, हिंडन संचालित हुआ कि नहीं हुआ, वहां से यात्री विमान उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं, गोरखपुर संचालित हुआ कि नहीं हुआ, बरेली संचालित हुआ कि नहीं हुआ, जेवर तो अभी हुआ, कुशीनगर का एयरपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो गिनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों की आंखों पर देखिए ऐसी पट्टी बंधी है कि भाई आजादी के बाद कितने साल, लगभग 56 साल तक इन लोगों ने सरकार अपना देश में चलाया, तो कुछ तो करेंगे देश के लिए। तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, देश बंद हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में चतुर्भुज योजना की शुरुआत हुई। 2004 में इनकी सरकार आ गई थी, बंद हो गई थी योजना, कई साल बंद रही, फिर बाद में चालू हुई थी। तो ये लोग तो वो काम करते हैं। तो पाठक जी का खिसियाना ठीक है, 89 के बाद उत्तर प्रदेश में इनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अब इन्होंने अपने साथी अशोक तिवारी जी पर भी जो क्वेश्चन मार्क कर दिया कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो इन्हीं की सरकार 4 बार रही है। लेकिन मैं अशोक जी की बात का थोड़ा जवाब देना चाहता हूं। अशोक जी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। अशोक जी, आप करें तो लीला, हम करें तो रासलीला। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाली कौन सरकार थी? अखिलेश सरकार थी। आरक्षण का नाम लेते हैं, बटुकों का नाम लिया, लाठी से आपने वही शंकराचार्य जी जो आज इनके लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को पिटवाया आपने, और कहते हैं माफी मांग लिया, सब खत्म हो गया। पिटवाया ना, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं गया उनके साथ। अरे देखिए, पाठक जी रुक जाइए। अब रोजगार की बात रही, 1,95,000 आपने रोजगार दिया 12 से 17 के बीच में। हमारा जोड़ लीजिए, अभी कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र, छुट्टी नहीं है, लंदन थोड़ी रहते छुट्टी मनाने, वो रहते पूरे प्रदेश में, सुबह लखनऊ, दोपहर में किसी दूसरे जिले में, शाम को फिर लखनऊ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये काम करते हैं। जाइए, लगभग जो है 8 या 9 2.5 लाख, उसमें तो हमको लग रहा है कि पुलिस की भर्ती हुई होगी, महिलाओं की भर्ती 80,000 पता नहीं कितनी हुई है पुलिस में, पर्ची वाली भर्ती नहीं थी अशोक भाई। चौथी बात आई है, अब अजय सिंह भी बार बार कहते लोग, ये जाति चलिए, मुझे लगता है कि कनेक्शन एरर हो रहा है। हम नरेंद्र के पास एक बार चलते हैं, बाकी फिर मेहमानों के पास में आ रहा हूं। कनेक्शन में दिक्कत है, नेटवर्क इशू हो रहा है। नरेंद्र, चूंकि दादरी से हुंकार अखिलेश यादव ने भरी, अब इसके पीछे क्या ठोस रणनीति लग रही है, या सिर्फ प्रतीकात्मक है? चूंकि जेवर से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है, नोएडा का मिथक योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा, अब अखिलेश यादव ने भी दादरी से हुंकार भरी है, तो कैसे इसको देखें? आने वाले वक्त में क्या आप देख रहे हैं सिनेरियो बन रहा है? देखिए पराग, डेवलपमेंट की, विकास की जो बातें की जाती हैं, ये सभी राजनीतिक दल इन सारी चीज़ों को
करके जनता के बीच में एक मैसेज देते हैं, लेकिन असली समीकरण होता है कि जातियों के समीकरण को साधा जाए, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। इस पर ही पूरी कवायद चलती है। और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा ने अपनी जनसभाएं की, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों में ये बेचैनी है कि किस तरीके से हम अपनी सीटों को बढ़ाएं। भाजपा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मजबूत होना चाहती है कि जैसा मैंने बताया कि अब की बार उनके साथ जयंत चौधरी हैं आरएलडी के, तो ऐसे में भाजपा वहाँ मजबूत होने की बातें करती है। सपा वहाँ पर कमज़ोर है, वो अपना दांव वहाँ पर चल रही है कि वहाँ पर मजबूती हासिल किया जाए और तमाम चीज़ों को वहाँ पर समीकरण को सही किया जाए। जनसभाएं होती हैं तो विपक्षी दल निश्चित तौर पर सरकार पर हमला करते हैं और सरकार में जो पार्टियां रहती है अपने पूर्व के सरकार की आलोचना करती है, सारी चीज़ें चला करती हैं। लेकिन धरातल पर जो चल रहा है, अंदरूनी जो बैठकें हो रही हैं और जिस हिसाब से रैलियां की जा रही हैं, उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी कमज़ोर रही है, चाहे बसपा जब टक्कर में थी उस दौरान रहा हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो इसमें भी समाजवादी पार्टी कमज़ोर है। और सपा ये चाहती है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि वहाँ पर किसी तरीके से जो जातियों के बीच में ध्रुवीकरण उनके पक्ष में नहीं था, उसको अपने पक्ष में किया जाए, उन नेताओं को खड़ा किया जाए, महापुरुषों को के नाम से वहाँ पर रैलियाँ की जाए। ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। फिर इसके बाद भाजपा भी उसका रिएक्शन दे रही है। कल से ही भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बसपा भी इस पर प्रतिक्रिया दे चुकी है, यानी जेवर एयरपोर्ट को लेकर मायावती भी बोल चुकी हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अंदर खाने जो बैठकें चल रही हैं वो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की बात हो रही है। बाहर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो डेवलपमेंट के उठाए जा रहे हैं। तो दो स्तरों पर ये बातें चल रही हैं। ऊपरी स्तर पर ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की बातें हमें आपको सुनने को मिलेगी और सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे करेंगे, अपने अपने तर्क करेंगे। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में जो चुनाव होते हैं, जो होते आए हैं, उसमें डेवलपमेंट कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। जब रिएक्शन की राजनीति होती है, समीकरण की बात होती है, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीते जाते, लड़े जाते हैं। उसी आधार पर राजनीतिक दल अपने काम कर रहे हैं। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय फोकस में है क्योंकि दो बड़ी जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी और सपा की हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले बसपा का भी वो गढ़ हुआ करता था जब 2007 से 12 के बीच में बसपा की सरकार थी। एक बड़ा वोट बैंक बसपा के पास था और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मायावती भी इसको लेकर काफ़ी चिंतित है, वो भी इसमें कल कुछ ना कुछ बयान जरूर देगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है पराग, ये आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव की बेचैनी है। हर पार्टियों में बेचैनी है, हर पार्टी अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से काम करना चाहती है। कौन कब कहाँ गया था या नहीं गया था, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि कहाँ जाने से किस पार्टी का कितना फ़ायदा हो रहा है, किस जात को और किस क्षेत्र में मजबूत नेता को जोड़ने से फ़ायदा हो रहा है। ये सारी चीज़ें राजनीति में चलती हैं और यही आपको चलते हुए दिखाई पड़ेगी। फिलहाल अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुद्दा बना है, आने वाले दिनों में बुंदेलखंड और मध्य मुद्दा बनेगा, पूर्वांचल तक ये बात जाएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे सभी राजनीतिक दल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बयान देते हुए नजर आएंगे। पराग, बिल्कुल नरेंद्र, मायावती की स्ट्रेटजी क्या नजर आती है? क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा चर्चाएं भी उन पर हुई, बड़े नेताओं का इधर से उधर आना जाना लगा रहा और सपा और बीजेपी अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। आप बता रहे हैं कि मायावती भी कुछ अपना संबोधन देने आएंगी, बताने आएंगी, कुछ रणनीति शेयर करेंगी या क्या होगा ये हम देखेंगे। लेकिन स्ट्रेटजी आखिर क्या है और मुकाबला 27 का कितने कोण इसमें बनते हुए नजर आएंगे? और सवाल ये भी इस चुनाव में उठेगा कि बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, ये किस आधार पर हुई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिना जाति की तो राजनीति होती नहीं है और आपने भी जैसा कि जिक्र अपने अनुभव के आधार पर किया कि विकास, डेवलपमेंट, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव भी पीडीए लेकर चल रहे हैं, उधर सबके अपने अपने जातिगत समीकरण हैं, मगर आने वाले वक्त में सिनेरियो क्या बनेगा, कितने कोणीय बनेगा, मायावती का रुख क्या होगा, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये भी अपने आप में क्या मायने रखता है? ग्राउंड पर आप स्थितियां क्या देख रहे हैं?
देखिए, मायावती ये चाहती हैं कि उनके जो बेस वोट थे उनको बिखरने से रोका जाए। जिस तरीके से पहले बीजेपी की तरफ गए, उसके बाद सपा की तरफ 2024 के चुनाव में शिफ्टिंग देखी गई, तो मायावती चाहती हैं कि इस चुनाव में उस शिफ्टिंग को रोका जाए। साथ ही ऐसे जातीय समीकरण को साधा जाए, ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपनी तरफ खींच सके और जिताऊ प्रत्याशी साबित हो सकें। और जिस तरीके से बसपा को हाशिए पर जाने की बात कही जा रही थी और मायावती को किसी पार्टी की बी पार्टी कहने की बात चल रही थी, उन सारी चीज़ों को वो अपने ऊपर जो आरोप थे उनको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास कर रही हैं। संगठन पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, उसको उनको टारगेट दिया जा रहा है, संगठन में भर्तियां हो रही हैं, पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं। और मायावती अभी कल ही बैठक लेने वाली हैं पूरे संगठन की, तो उनसे निश्चित तौर पर ब्रीफ में बात होगी कि क्या जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके के कौन प्रत्याशी कहां से आ सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर वो संगठन से बातचीत करेंगी। लेकिन उन्होंने मीडिया को भी बुलाया है, तो मीडिया में भी वो बयान जारी करेंगी और निश्चित तौर पर डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था को लेकर वो सरकारों पर हमला बोलेंगी, बीजेपी पर भी बोल सकती हैं, सपा को भी निशाने पर लेंगी। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटो गुर्जर की बात होती है, इनके बीच में जो दूरियां रही हैं उनको कैसे उसी दूरी में बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये जब दूरियां थी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक वर्ग कटा हुआ था, अब समाजवादी पार्टी वही वर्ग जोड़ना चाहती है। अगर बात की जाए पराग भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार सत्ता में आने की, योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की, तो एक बड़ा इसमें एज मिला है बीजेपी सरकार को कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से काम किए, तो सभी जात की लगभग महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर योगी को काफ़ी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है, बुलडोजर नीति को अपनाया है, उसकी आलोचना तो विपक्षी दलों ने काफ़ी की है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो मॉडल कहीं ना कहीं वोट बैंक को अपनी तरफ लुभाने में और अपना मजबूत नैरेटिव बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। इस अभियान को आगे बढ़ाएगी। कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ लगातार हर भाषण में, हर संबोधन में, हर क्षेत्र में बोलते हैं। और दूसरी बात है ओडीओपी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, योगी सरकार ने चलाया और उसके जरिए तमाम कामगारों को रोजगार देने की सहायता देने की बात की गई, तो इस पर भी काफ़ी फोकस रहा है। और जो छोटे छोटे मझोले उद्योग हैं उनको सहायता देने की बात की गई। और अगर बात की जाए किसानों के लिए तो बिजली माफ़ी की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ये वादा किया था, वो वादा भी पूरा किया है। किसानों को मुफ्त बिजली भी दी जा रही है और तमाम जो आयुष्मान कार्ड है इसके जरिए और हेल्थ की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार की बात की जा रही है और एक्सप्रेस वे से डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और अगर बात की जाए बड़ा एक जो इवेंट योगी सरकार करवाती है इन्वेस्टर को लाने के लिए, बहुत सारे इन्वेस्टरों को यूपी में कंसेशन दिया गया है, वन विंडो के जरिए उनको मदद की गई है। तो बहुत सारे उपक्रम ऐसे आए हैं उत्तर प्रदेश में जिसको एक डेवलपमेंट का मॉडल कहा जा सकता है और उससे भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के साथ क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साथ कर आगे बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से आगे बढ़ेगी, अपने नैरेटिव को अपनी पिच पर ही आगे बढ़ाएगी। जी पराग। नरेंद्र, क्या ये माने कि नोएडा जिंक जैसे नैरेटिव जो है वो नेताओं के निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल हैं और बार बार जब आप अपना नैरेटिव बदलते हैं तो एक विश्वसनीयता का संकट भी पैदा होता है? बिल्कुल पराग, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो जिनकी आत्मा उस पार्टी में बसती है, लेकिन जैसे ही पार्टी छोड़ते हैं 5 मिनट के अंदर वो सारी चीजें बदल देते हैं। राजनीति नफे नुकसान की होती है और जहां पर संभावनाएं दिखती हैं वहां पर राजनीतिक दल
अपनी बिसात बिछाते हैं, चाहे वो जातीय समीकरण को लेके, चाहे धार्मिक समीकरण को लेके, चाहे डेवलपमेंट को लेकर के, या किसी महापुरुष के सम्मान को दिखाते हुए, या उनसे जुड़े हुए लोगों को जोड़ने के लिए इस तरीके का काम पार्टियां करती हैं और लगातार बदलाव करती हैं। पार्टियां वही अस्तित्व में रहती हैं, वही जीत हासिल करती हैं जो अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। शायद समाजवादी पार्टी ने जो रैली की है, शायद उसको लगा है कि समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर उतना फोकस नहीं किया, और जिस तरीके से सपा सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे और तमाम कांड हुए थे, उससे सपा की छवि काफ़ी खराब हो चली थी। ऐसे में अब करीब 10 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और तमाम समीकरण बदल चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को संभावनाएं दिख रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत किया जा सकता है, और इसलिए वहाँ पर फोकस किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बसपा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत कभी रही है अपने दौर में, तो उसको भी उम्मीद है कि उसके बेस वोटर अभी हैं। अभी जो पिछले आंकड़े हैं उसमें 10% के आसपास बसपा के वोटर हैं। अगर इनको बनाए रखा जाए और क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता के चांस बसपा को भी दिख रहे हैं। तो भी अपना वजूद बचाने के लिए या अपने को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। तो इस तरीके से जो नैरेटिव होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको राजनीति ही गढ़ती है, राजनीति इनसे दूरी बनाती है, राजनीति ध्रुवीकरण करती है, और राजनीतिक दल ही कहीं ना कहीं उसको तोड़ते हुए भी नजर आते हैं। पराग, देखने वाली बात होगी कि अभी राजनीतिक दल आने वाले दिनों में किस तरीके से पलटी मारते हैं, किस तरीके से अपने पुराने उसूलों को छोड़ते हैं, पुराने नैरेटिव को छोड़ते हैं, और किस तरीके से वो काम करते हैं अपनी जीत को हासिल करने के लिए। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगी, और इस पर पक्ष और विपक्ष और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर अपने नफा नुकसान के हिसाब से घेराबंदी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चूंकि चुनाव जैसे जैसे नरेंद्र नजदीक आता है वैसे वैसे हलचल और ज्यादा बढ़ जाती है, और तमाम संभावनाएं जिनकी तलाश में नेता लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन चूंकि आप ग्राउंड पर लगातार रहते हैं, जनता भी अब हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में चर्चाएं चुनाव से पहले होने लग जाती हैं। अब जनता का मूड आखिर क्या है? अंधविश्वास को क्या जनता पीछे छोड़ चुकी है? जनता क्या चाहती है? परफॉर्मेंस देख रही है, जाति देख रही है, जिस तरह के अलग अलग एक नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। कई जैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला बनाया, वो उसको लेकर चल रही है। बीजेपी कहती है कि हम विकास के मॉडल को लेकर चल रहे हैं, हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी समझ रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र बेहद अहम हो गई हैं। कैसे हम देखें इन तमाम पहलुओं को? देखिए, अगर पीडीए फार्मूले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिस पीडीए की बात करके सफलता हासिल की और संविधान बचाओ का नारा दिया गया, कांग्रेस से सहयोगी दल थी, काफ़ी सक्रिय थी, तो एक तरीके से ये माहौल बना उत्तर प्रदेश में कि अगर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें जीतती है, बहुत मजबूत कंडीशन में रहती है, तो संविधान को बदल देगी। तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग जो है गठबंधन की तरफ गया, अखिलेश यादव सपा और कांग्रेस की तरफ, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और दूसरा ये है कि जब समाजवादी पार्टी की आलोचना होने लगी पीडीए को लेकर के, तो उनके नेताओं की तरफ से तमाम बयान आने लगे कि क्या आप अगड़े विरोधी हो। तो कहने लगे अगड़ों में जो कमज़ोर हैं, जो पीड़ित है, पी का मतलब पीड़ित हो गया, तो पीड़ित की बात करते वो भी हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती थी, वो अब वो सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने के लिए अलग अलग पीडीए के अर्थ बता रही है, फार्मूले बता रही है। लेकिन पीडीए का मेन जो उनका फार्मूला है, जो कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है, जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें इस गठबंधन को मजबूत रखा जाए, इस वर्ग में कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जाए कि इनके आरक्षण को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, इनकी उपेक्षा हो रही है, जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही, इसी बात पर की जा रही, ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है वो जाति और धर्म के हिसाब से काम नहीं कर रही है, सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम हो रहा है। जो लाभकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें जात को नहीं देखा जा रहा है, सरकार ये दावा करती है। और साथ ही
जो घोटाले की बात करती है विपक्ष, उस पर सरकार का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं गया है, कानून के दायरे में लाया गया है, कार्रवाई की जा रही, ये सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा था माफिया और गिरोहबंदी और एक बड़ी वसूली हुआ करती थी व्यापारियों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी भुनाती है कि अपराधियों पर नकेल कसी गई, माफियाओं को उनके वाजिब जगह पर पहुंचाया गया, तो कानून का राज है, इससे उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा भी कानून व्यवस्था को लेकर अभी भी बात करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती अक्सर अपने बयानों में कहती हैं कि उनके समय में कानून का राज था और जनता चाहती है कि उनकी सरकार बने और फिर से एक बार कानून का राज आए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां उन मुद्दों को उछाल रही हैं जिनके जरिए उनको मजबूती मिलती है, उन क्षेत्र के उन मुद्दों को भी उठा रही हैं जिससे उस जात का, उस एरिया में उसका असर पड़े। इन सारे मुद्दों को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इनके मुद्दे भी अलग हैं, बातें भी अलग हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के सभी पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन विशेष फोकस जो है बसपा के वोट बैंक को अपनी तरफ करने का है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी लगी है और बीजेपी भी लगी है। लेकिन बसपा इस बार चाहती है कि वो अपने वोट बैंक को बचा के इस पे बढ़ाए और सीटों में इजाफा कर सके। ये सारे समीकरण अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहे हैं। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है और जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से एक आगाज किया उत्तर प्रदेश में एक डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ाने का, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने उसका काउंटर किया। वहां पर एक जातीय समीकरण और को जोड़ने का प्रयास वहां पर किया और इसे कहीं ना कहीं जातियों और धर्मों के अस्मिता से जोड़ने का प्रयास किया गया, उनके सम्मान से जोड़ने की बात की गई। और वहीं मायावती ने भी इस पर कहा कि डेवलपमेंट के काम जो है बसपा ने भी किए थे और उसकी शुरुआत की थी। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बसपा की तरफ से भी एक बड़ा बयान देखने को मिलेगा। हो सकता है कल ही मायावती इन सारे चीजों पर अपना पक्ष रखें। पराग, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े। बहुत शुक्रिया अश्वनी जी आपका, अशोक जी आपका, उज्जवल जी आपका, डॉक्टर जुनून कौशिक जी आपका बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की एक्टिवनेस आपने देखी, मायावती भी आ रही हैं कल, क्या उनका रिएक्शन होगा ये भी देखना बेहद अहम होगा। 27 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है और नोएडा वाली जो राजनीति है, नोएडा आना, नोएडा के विकास को लेकर, नोएडा की डेवलपमेंट को लेकर, ये तमाम बातें अब प्रदेश की राजनीति में हो रही हैं। देखना होगा कैसे कैसे और क्या क्या डेवलपमेंट आगे आने वाले वक्त में और होगा। फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।